राजस्थान में राज्यसभा की चौथी सीट के लिए बयानों का दौर। राजेंद्र राठौड़ का दावा, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ विधायकों का लावा फूटेगा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि असंतोष का लावा बड़ा गंभीरता लिए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस का विद्रोह दिखाई देता है। उसका परिणाम क्या निकलेगा समय बताएगा, समय की धार बताएगा। आरएलपी का बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही दूरी रखने पर विचार। हमारा बीजेपी से झगड़ा दिल्ली के अंदर है और कांग्रेस और भाजपा दोनों से झगड़ा राजस्थान के अंदर है, और बीजेपी कांग्रेस मिले में राजस्थान के अंदर। इसलिए हम इन दोनों पार्टियों के सिंबल पर अगर चौथा उम्मीदवार कोई आता है तो उसको आरएलपी पार्टी मदद नहीं करेगी। सीपीएम के राज्यसभा चुनाव से दूर रहने की संभावना। सीपीएम का एक टर्म 13 से 18 को छोड़ करके हमेशा चाहे एक रहे हों, 3 रहे हों, चाहे आज 2 हों, कभी भी राज्यसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के रूप में लड़ती रही है। कभी भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वोट कास्ट नहीं किया है। ब्यूरोक्रेसी के बहाने कांग्रेस के कई विधायकों ने बढ़ाई टेंशन। चौथी सीट पर सियासी जोड़ तोड़ की अटकलें तेज। किन चेहरों की खुलेगी किस्मत, दोनों दलों में मंथन। राज्यसभा का दंगल, किसका होगा मंगल। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट के लिए घमासान की स्थितियां बनती जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ विधायकों का लावा फूटेगा, तो वहीं आरएलपी राज्यसभा चुनाव में दोनों दलों से ही दूरी रखने को लेकर के विचार कर रही है। इधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा चुनाव से दूर रहने की संभावनाएं हैं। अभी तक दोनों दलों ने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन दावेदारी में जुटे हुए हैं। चौथी सीट पर सियासत जोर शोर से हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर के आज प्राइम डिबेट में हम करेंगे चर्चा। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चौथी सीट पर संग्राम कितना कठिन है। दोनों ही दलों की बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा पर जाएं, उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार कौन खेलेगा पारी, राजस्थानी या बाहरी। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई तरह के नामों को लेकर के विचार विमर्श और स्थितियां सवाल सामने आ रही हैं। तो ये सवाल है कि आखिरकार क्या बाहरी राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा या राजस्थान के किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा। चौथी सीट पर आखिरकार कौन कितना फिट होगा, ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चौथी सीट को लेकर के ही दोनों पार्टियां आपस में लगातार रस्साकसी कर रही हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी है और अपने अपने दावे हैं। इन दावों में कौन कितना फिट बैठता है और किस तरीके से चौथी सीट पर कौन कब्जा करता है, ये देखने वाली बात होगी। उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3, ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण कि क्या अंदरूनी फूट जो है वो किस्मत किसी की लूट लेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर भी फूट की स्थितियां देखने को मिल रही है। गणेश गोगरा से लगाकर के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर भी लगातार बात रख रहे हैं और दिल्ली आलाकमान तक भी बात रख चुके हैं। अब इसके बाद आखिरकार स्थितियां क्या बनेंगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं उससे तारुफ करवा दूं। आज राजस्थान के सबसे बड़ी डिबेट में एक सबसे बड़े पैनल के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एसपी मित्तल हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक मात्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और सबसे पहले एक छोटे छोटे कमेंट। स्वर्णिम चतुर्वेदी, सबसे पहले आप इससे शुरुआत करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये देखा जा रहा है कि इस वक्त चुनौतियां बहुत है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि असंतोष का लावा फूटेगा। संभालेंगे कैसे? देखिए, बीजेपी के आरोपों को तो जवाब जो है समय समय पर मिल चुका है बीजेपी को। बीजेपी के ने तो कहा था कि भाई ये सरकार चलेगी नहीं, 6 महीने में गिर जाएगी। सरकार आज 3.5 साल हो गए जी। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहा था कि उसके बाद बिखराव होगा, वो भी हो चुका। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके नेता जो है बड़े आशावान हैं। एक जो पूरी ना हो सकने वाली आशाएं हैं वो रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तो सवालों के जवाब जो है लगातार अपने आप समय ही देता आ रहा है। और देखिए, हमारी पार्टी में जो संख्या बल है, जितने हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ लोग हैं,
और उसके आधार पर 3 सीट हम जीतेंगे, 4 में से 3 हम जीतेंगे, 1 भारतीय जनता पार्टी। यही नतीजा निकलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को एक साथ कैसे रखेगी। अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि हमारे साथ 73 लोग हैं, 74 लोग हैं। अब मैं समझता हूं कि हमारे साथी आरएलपी के प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं, तो वो उनकी जो उन्होंने बयान दिया था उसकी, लेकिन आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं है कि तीसरी आप जीतेंगे, क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके भी 21 लोग हैं जो निर्धारित करेंगे कि आखिरकार वो सीट पर किसकी जीत होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो निर्दलीय हैं वो हमारे से संबद्ध हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं, लगातार हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारे साथ सरकार चला रहे हैं। तो वो सब चीजें देखी गई हैं। सबने मिलकर के जो सरकार के निर्णय हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनका क्रियान्वयन किया है। अलग अलग होकर के हमने नहीं करा है, हम एक साथ एक गुट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 घंटे 13 घंटे में आप ही के विधायक के ट्वीट आपने देखे क्या? गणेश गोगरा ने क्या लिखा? शीशा कमजोर जरूर होता है लेकिन सच दिखाने से घबराता नहीं है। उससे पहले उन्होंने लिखा कि लोग मुट्ठी भर हो चाहे, लेकिन संकल्पवान हो तो अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो तो वे इतिहास बदल सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भीतर ही इस तरह से चर्चाएं चल रही है, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसी के ऊपर जो तमाम चीजें सामने आ रही है? क्योंकि ये जो पूरी असंतोष की स्थितियां डूंगरपुर से निकली, वो तो दिल्ली से लेकर के सीएम हाउस तक सबने देखी। देखिए, जो कोई असंतोष नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। बाकी जो आपने ट्वीट बताएं वो किस संदर्भ में है वो तो वही आपको बता सकेंगे, लेकिन इतनी चीज तो है, ये राजनीति है, राजनीति में चलिए ठीक है, मैं आता हूं वापस। मुकेश पारिक साहब बदलता है। मुकेश पारिक साहब, कांग्रेस पार्टी कर रही है जी उनके दावे और आप कह रहे हैं कि हमारे दावे, और आप कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा लावा निकलेगा असंतोष का, वो असंतोष का लावा कहीं किधर से निकल जाए। और ये कह रहे हैं उल्टा बीजेपी के अंदर फूट है और बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीतेगी, दूसरी सीट के ऊपर जो है वो हम दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके दावे में कितनी मजबूती है ये तो दिखाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तमाम निर्दलीय तो हमारे साथ हैं। देखिए, दावे 2 तरीके के होते हैं। एक दावा होता है जिसमें तथ्य होता है और एक दावा ऐसा होता है जो अभी स्वर्णिम जी चतुर्वेदी जी ने किया है। और आप वाला कौन सा है? वास्तविकता क्या है, किसी से वास्तविकता किसी से छुपी हुई नहीं है। इनके जिस प्रकार से विधायकों में असंतोष है वो सामने आ रहा है फूटकर। आपने भी अभी एक ट्वीट की चर्चा की, इसके पहले भरत सिंह जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, इन्हीं के विधायक ने। इनके विधायकों के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, इस दबाव में उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ब्यूरोक्रेट्स की बात हो, देखिए मैं आपको 1 मिनट पूरी बात बताऊं। हाँ, बीच में मत बोले, मैं सबको मौका दे रहा हूँ, ठीक है जी जी पारिक साहब बोलिए। तो जिस प्रकार से असंतोष जता रहे हैं और इनकी स्थिति आज ऐसी है, ये स्वर्णिम जी तो मुझे अच्छे से याद है कि जब इनके प्रदेश उस समय के तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष जब एमएलए को साथ लेके सरकार को गिराने के लिए दिल्ली चले गए थे, तब भी स्वर्णिम जी ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है। तो ये तो कांग्रेस तो कहेगी हमारे यहाँ फूट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का नहीं, लेकिन आपके सहयोगी भी तो अब आपके नहीं रहे ना पारिक साहब, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। अभी मैं आरएलपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी कांग्रेस तो मिली हुई है, हम जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे, इनके साथ नहीं जाएंगे। पारिक साहब मैं आता हूँ आपके पास भी आऊंगा। जी पारिक साहब कंप्लीट कीजिए, पारिक साहब कंप्लीट कीजिए। हमने आरएलपी ने और हमने लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा था, जो हनुमान जी बेनीवाल के लिए सीट छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल जीते थे नागौर से। मास्टर साहब 1 मिनट आप शांत हो जाइए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हमने आरएलपी ने हमारे साथ चुनाव लड़ा, आज आरएलपी क्या करेगी? आरएलपी डिसाइड करेगी, और डिसाइड कर लिया ना सर, करेगी वो तो ये बताएंगे आरएलपी, वो तो बता देंगे। लेकिन उससे पहले आरएलपी के सुप्रीमो कह चुके हैं ना कि हम दोनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो दोनों का साथ नहीं देंगे। देखिए आरएलपी के तो आप जो दावे की बात कर रहे हैं तो वो स्वर्णिम चतुर्वेदी पे लागू होता है, वो वाला दावा तो वो आप पर भी वही लागू हो रहा लगता है। पारिक साहब मैं आता हूँ, ठीक है। बहरहाल हमारे साथ विवेक मात्रा है, प्रवक्ता आरएलपी के। विवेक मात्रा जी, विवेक मात्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलिए। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो नागनाथ और सांपनाथ का गठजोड़ है, उसको तोड़ने का काम इस राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मुद्दे पर मिली हुई है। किस प्रकार से महेश जोशी के पुत्र के जो बलात्कार का प्रकरण जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, किस प्रकार के विधायकों के भाई कांग्रेस पार्टी की जो हत्याओं के अंदर शामिल है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता
अधिकारियों को पीट रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुक्ति दिलाने का काम हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर किसानों और जवानों की उम्मीद बनकर निकले। और आज ये स्थिति, आज इस डिबेट में बैठ के मुझे इस सुन के सुखद हो रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो हनुमान बेनीवाल के सामने सिर झुकाकर इस चीज का स्वीकार कर रहे हैं और अपने उनके साथ में बिछाए हुए 1-2 मिनटों को अपना सौभाग्य बता रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार राज्यसभा चुनाव के लिए सारे विधायक, तमाम पार्टी के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की रणनीति बनेगी और उसके बाद में मीटिंग के अंदर उसके बाद में माजरा साहब वो कह रहे हैं, माजरा साहब हनुमान बेनीवाल वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि उनके सहयोग से जीते थे, जनता पार्टी के सिंबल को उनके सहयोग से जीते थे हनुमान बेनीवाल, ये बीजेपी कह रही है। और अब आप ऐसा कह रहे हैं माजरा जी, प्रदेश की जनता के हित के अंदर हनुमान बेनीवाल ने आज तक फैसला लिया है और प्रदेश की जनता के हित में फैसला लेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट नेता है उनके नाक रगड़ाने का काम अगर राजस्थान में किसी ने किया है तो हनुमान बेनीवाल ने किया है, तो अशोक गहलोत के पुत्र को जोधपुर के अंदर जाकर हराने का काम। ठीक है, मैं जवाब दे लूंगा, मैं जवाब देता हूँ माजरा जी, मैं आता हूँ आपके पास। मित्तल साहब से कमेंट ले लो। माजरा साहब मैं आ रहा हूँ। राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम होगी और प्रदेश के अंदर एक नया विकल्प। ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है आपका माजरा जी, बहुत बड़ा बयान है इस मामले में। मित्तल साहब क्या कहेंगे? चौथी सीट पर आखिर कौन कितना फिट है? जो सवाल मैंने पूछा था, आपने दोनों को सुना, आपने दोनों को सुना। किसानों के लिए ठीक है माजरा साहब, ठीक है, होगी। ठीक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की संजीवनी बूटी प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के जवानों के लिए। ठीक है माजरा जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। बूटी साबित होगी। ठीक है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में मिले हुए, चाहे वो किसी कांग्रेस का नेता, माजरा साहब ठीक है, शांत हो जाइए, सुनिए आप के अंदर अब सुनिए, मैं आ जाता हूँ माजरा साहब, ये टेलीविजन है सर, ये कोई सभा थोड़ी ना है, समय की पाबंदी होती है। माजरा साहब थोड़ा समझिए, कॉपरेट कीजिए। कांग्रेस मित्तल साहब बोलेंगे, 1 मिनट में आता हूँ। माजरा जी आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? थोड़ा शांत हो जाइए। मित्तल साहब जल्दी से बताइए चौथी सीट पर कौन कितना फिट, और ये इससे पहले कांग्रेस को सुना, बीजेपी को सुना और अभी आपने आरएलपी को भी सुन लिया, तस्वीर तो साफ हो गई होगी। चुप तो कराइए आप। मित्तल साहब बोलिए। हाँ वो शांत है। अरे आप सुनिए तो सही। अरे माजरा जी आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद, कोशिश करते हैं। आप बोलिए मित्तल साहब, मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। हेमंत, मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस ने रणनीति अपनी शुरू से बनाई है, मुझे लगता है कि वही रणनीति राज्यसभा के चुनाव में सफल होगी। कांग्रेस जो है वो तीनों जो सीट है उनकी, उन पर जीत हासिल करेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी 3-4 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके जो बयान आए, उनसे शायद इस बात का लग रहा है कि शायद कांग्रेस में कोई फूट होगी। मैं बताना चाहता हूं कि जो राज्यसभा के चुनाव का जो तरीका है उसके अंदर प्रत्येक विधायक को, जो पार्टी से रिलेटेड विधायक है, उसको अपना मत पत्र, जो एजेंट होता है पार्टी का, जो एजेंट हो जाता है, जो मतदान केंद्र पर बैठा रहता है, उसको दिखा के देना पड़ता है। दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करती है। और जब व्हिप जारी होता है तो जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जो उम्मीदवार जीता है, जो विधायक जीता है, वो उस व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकता। और यदि वो उस व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी विधायकी खतरे में हो जाती है। एक सवाल तो ये है जो कांग्रेस के अंदर ये कहा जा रहा है कि असंतोष है, उसका जवाब ये है। दूसरा, मैं एक बहुत टेक्निकली एक पॉइंट हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे पास 108 विधायकों का समर्थन है, कांग्रेस अपने 108 विधायक गिनाती है, लेकिन मैंने जो आज जानकारी की है उसके अंदर जो 6 विधायक, जो बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं, शायद वो कांग्रेस के सिंबल पे नहीं जीते हैं, इसलिए जब मतदान होगा तो वो स्वतंत्र होंगे। और जो कांग्रेस ने व्हिप जो जारी करेगी कांग्रेस, उस व्हिप के दायरे में बसपा वाले जो 6 विधायक हैं वो नहीं आएंगे। तो कांग्रेस के लिए इस बात का एक खतरा हो सकता है कि जो बसपा वाले विधायक हैं वो व्हिप के दायरे में नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 विधायक बसपा वाले और 13 विधायक निर्दलीय वाले ये व्हिप में शामिल नहीं होंगे। तो ये बात कही जा सकती है
कि जो चौथी सीट है उसके लिए कांग्रेस को कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री है बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं और वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं ठीक है, कांग्रेस की रणनीति अपनी जगह, उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है, बीजेपी ये दावा क्यों कर रही है, किस आधार पर कर रही है कि आखिरकार हम जो है वो दूसरी सीट पर कब्जा करेंगे? तो क्या उनके लिए यही कहें कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है? हेमंत, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की फूट पर नजर लगाए हुए है। उनको लगता है कि कांग्रेस में फूट होगी तो उसका हम फायदा उठाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब राज्यसभा के चुनाव में क्या नाम से अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा, इससे पहले भी हमने देखा है कि ओंकार सिंह जी लखावत को दूसरे उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया, तो उससे क्या होता है, फिर मतदान होता है। यदि चौथा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं करती है तो फिर ये 3 से 4 जो है वो निर्विरोध जीत जाएंगे। तो चुनाव बना रहे। आपने ये देखा कि जो कांग्रेस ने अपनी 1 और 2 जून को जो बैठक बुलाई है वो उसी संदर्भ में बुलाई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो 1 जून से लेकर मैं वापस आता हूं स्वर्ण चतुर्वेदी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार पारी कौन खेलेगा इस बार, राजस्थानी या बाहरी? ये बीजेपी कांग्रेस दोनों पर लागू होता है। एक एक करके मैं जवाब लूंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी, देखिए हेमंत जी, एक चीज तय है, कांग्रेस से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस ही चुनाव जीत के आएगा। 3 कांग्रेस के नेता चुनाव जीत करके आएंगे, यह निश्चित रूप से तय बात है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अपने आप में सर्वविदित है कि कांग्रेस से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगा, बस। लेकिन राजस्थान लड़ेगा या बाहरी लड़ेगा, मौका किसको मिलेगा? बिल्कुल जो राजस्थान का भला करेगा वही जीतेगा, जिसको भला करना है, जो अब भला करने का, विकास करने का, माटी का लाल जिसे मौका मिलेगा, ये सवाल। देखिए मैंने आपको कहा ना, जो राजस्थान के लोगों के विकास के लिए भला करने की सोच रखता है वही चुनाव जीतेगा। कांग्रेस पार्टी से वो 3 लोग जीतेंगे। और मेरा सवाल तो ये कि भारतीय जनता पार्टी वो राजस्थान का होगा या बाहरी होगा? जवाब दीजिए ना। देखिए ये जवाब तो मैं कैसे दे सकता हूं क्योंकि ठीक, मैं तो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं। ठीक है पारिक साहब आपके यहां पर बोलिए जल्दी से। हाँ जी, यही सवाल आपसे है, पारी ये कौन खेलेगा, क्या राजस्थानी होगा या बाहरी होगा? क्योंकि राजस्थान के लोग भी जो हमारे राजस्थान के नेता है, जो राजस्थान का नेतृत्व है, उससे सलाह मशविरा करके ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा और जो केंद्र के द्वारा तय होगा वही उम्मीदवार होगा। अब ये कौन होगा, क्या होगा, ये तय होगा। ये आप केंद्रीय नेतृत्व जैसा कांग्रेस में स्थिति है वैसी आपकी भी स्थिति वही है? नहीं, ये एक प्रक्रिया है। देखिए ये एक प्रक्रिया है और जब तक उम्मीदवार तय नहीं हो जाता, जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं मात्रा जी, बोलिए मात्रा जी। कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति है, तभी तो ये बार बार चिंतन शिविर कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व फैसला करेगा और देश जानना चाह रहा है कि आपका नेतृत्व आखिर है कौन। आपके पास में आपका नेतृत्व ही नहीं है। और जो कांग्रेस की जो रीति नीति रही है, जो आप बात कर रहे हैं कि प्रदेश का भला करने की कांग्रेस की अगर रीति और नीति होती तो जो लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल जो आज मुद्दा उठा रहे कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, वो बहुत पहले हो चुका होता। तो कम से कम आप ये बात तो नहीं करें कि राजस्थान का भला करने वाला आपका कैंडिडेट होगा। ये चीजें पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य की मांग अगर विधानसभा और लोकसभा के अंदर कोई पार्टी उठाती है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। बिल्कुल मात्रा जी, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा और दर्शकों को हम बता दें कि ब्यूरोक्रेसी के सवाल पर हमने आज सवाल पूछा जनता से कि राज्यसभा चुनाव में ब्यूरोक्रेसी को लेकर के विधायकों की नाराजगी आखिरकार क्या जो कारण बनेगी राज्यसभा चुनाव में फूट का, उस पर 87% लोगों ने कहा है कि हाँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जवाब दीजिए। जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अब हमारे जो आरएलपी के साथी हैं डिबेट में, वो बार बार एक बात कह रहे हैं, अभी ये भूल जाते हैं कि अभी 1 साल पहले तक आप सत्ताधारी दल के साथ ही थे, सत्ता का आप सुख भोग रहे थे, तो इसलिए आप ये कोई ऐसी बात ना कहें जो उचित नहीं और तथ्य नहीं। मेरा सवाल दूसरा था अंदरूनी फूट को लेकर के। जी बोलिए। देखिए कोई अंदरूनी फूट नहीं है। और मित्तल साहब ने ये बता दिया कि कैसे आखिरकार जो है जो निर्दलीय कुछ नाराज हैं वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं।
देखिए कोई निर्दलीय नाराज नहीं है। आपको हो सकता है 2-4 दिन के अंदर हमारे जितना संख्या बल है जी, जो वोट डलेंगे कांग्रेस के पक्ष में, वो वैसे साथ एक साथ खड़े नजर भी आ जाएंगे। आपको ज्यादा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। छोटा सा कमेंट भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, छोटी सी चीज, ठीक है पारिक साहब, वो कह रहे हैं हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। देखिए जी, ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से दो धड़े बटे हुए हैं, इनसे निर्दलीय नाराज है, बीटीपी नाराज है, इनके जो साथी जो इनको समर्थन दे रहे हैं वो आप तो आपस में सब लोग एक दूसरे से नाराज हैं। आपसे तो आरएलपी भी नाराज है, तो साफ कह चुके हैं पारिक साहब। एक तरफ आरएलपी के एक छोटा सा कमेंट मात्रा जी बिल्कुल छोटा सा कमेंट बोलिए। आवाज को उठाने का काम इस राजस्थान और देश के अंदर कर रही है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को सबक ले ले कि आने वाले समय के अंदर जो 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश के अंदर एक, लेकिन मात्रा जी छोटा सा सवाल है, मैं छोटा सा, अब मैं चाहता हूं इस पर आप बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों से हम दूर हैं, किसको समर्थन देंगे आप चौथी सीट पर? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देगी। ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं प्रदेश हित के अंदर। राष्ट्रीय मित्तल साहब बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट, मित्तल साहब बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट है। फैसला सर्वे मान्य होगा। पार्टी के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और हनुमान बेनीवाल मात्रा जी, ठीक है, सुन लिया प्रदेश हित के अंदर जो फैसला लेंगे। लेकिन ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नकली नेता है, एक मिनट डाउन कर दीजिए मात्रा जी को, बिल्कुल संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट जी। हेमंत जी हेमंत जी बोलिए। आवाज आ रही? हेमंत जी आवाज आ रही, मेरा ऐसा मानना है जी। हाँ हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ अभी क्या नाम से राजस्थान में एक मार्बल कारोबारी है अनिल भक्कड़, वो कल मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले और इससे पहले वो हनुमान बेनीवाल से भी मिले और शायद आज ऐसी चर्चा है मकराना के, हाँ ऐसी चर्चा है कि वो वसुंधरा राजे से भी क्या नाम से आज मिल रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि जो आरएलपी जो है वो क्या नाम से अपना जो समर्थन है वो शायद अनिल भक्कड़ को निर्दलीय अकेले आरएलपी के दम पर तो नहीं जीत सकते ना। हाँ अनिल भक्कड़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको 10 विधायकों का प्रस्तावक बनाना पड़ेगा। तो क्या उनके पास में 10 विधायकों की संख्या है? यदि आरएलपी उनको 10 विधायकों का जुगाड़ कराती है तो वो नामांकन के लायक होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आरएलपी के पास 10 विधायक का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं होगा हेमंत जी, नहीं होगा। तो ये बात यहीं खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अब मैं माफी चाहता हूं कि इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका, मुकेश पारिक आपका भी, मित्तल साहब आपका भी, और डॉक्टर विवेक माचरा हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत शुक्रिया। राज्यसभा के रण को लेकर के लगातार तमाम पार्टियों के दावे और अपने स्तर पर तैयारी भी है। आखिरकार ये तैयारी फ्लोर पर आकर के किस तरीके से दिखेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार।